दोस्तों, लेस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यह हम पर्यावरण पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसे फिर से पढ़ाया जाए और वो वीडियो क्लियर नहीं था। इस वीडियो में पूरी क्लियरिटी है, आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम ईवीएस इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, इसी में से सब कुछ आ जाएगा। आप लोग एक बार विश्वास करके देखिए और हमारे साथ पढ़ कर देखिए। चलिए देखते शुरू करते हैं। पर्यावरण क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए, पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण कब बनाया जाता है और पर्यावरण से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस तरह आप बनाते जाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उनका सामूहिक रूप क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। जो भी पर्यावरण में है, जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, वो सब आपस में अंतःक्रिया जरूर करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित भी किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा पर्यावरण क्या होता है। कभी ऑप्शन में दे पर्यावरण कई तरह के, तो आपको अगर क्लियर होगा तो आप बता पाएंगे कि हमारे आसपास जितनी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, सब वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और धारणीय विकास, सब हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिया है, यहीं सबसे क्वेश्चन बनते हैं। जब ये पूरा हमारा नोट्स पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे इस समय जैसे हम जो चीज़ यूज कर रहे हैं उसको हम भविष्य में वो चीज़ें रहे उसको बचाकर हम लोग उसको सुरक्षित रखेंगे। जैसे हमारे आने वाली पीढ़ियां उसको यूज कर सकें। जैसे हमारा पानी है तो पानी हमें बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, जिससे हमारी आगे वाली जो पीढ़ी हो उनको कोई परेशानी ना हो। पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए ज़्यादा, ज़रूरत के लिए काटो और जहाँ काटो वहाँ लगा भी दो। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अभी हमने यही बताया, धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। मतलब उसे अच्छे से खर्च करो, इतना फालतू मत, जितना चाहिए उतना ले लो। हमेशा पानी बाल्टी में लेकर नहाना चाहिए, शावर से बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। ठीक है। अब देखिए धारणीय विकास क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धारणीय विकास में मतलब हमें जो संसाधन हम यूज कर रहे हैं उसको हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, इस्तेमाल मतलब उसे बचत भी करनी चाहिए, जिससे आगे वाली पीढ़ी भी उसको यूज कर सके। विश्व पर्यावरण दिवस क्या होता है? सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब से शुरू किया गया? 2 प्रश्न तो यहीं से बन जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और पहली बार कब मनाया गया? 1973 को। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से बन गए। अब देखिए इसमें कितने प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम क्या होता है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत रहने का अधिकार? जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। किसमें? अनुच्छेद 21 में। अगर पूछ लिया ये चीज़ कि किस अनुच्छेद के तहत, तो आप अनुच्छेद 21 बताएंगे। ठीक है, के अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा देश में क्या किया गया है? एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक,
का गठन किया गया है। अगर पूछ ले ये किससे संबंधित है तो आप इसे अच्छे से पढ़े रहेंगे तो बता पाएंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संबंधित है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक। हरित विकास क्या होता है? हरित विकास के लेखक कौन है? आप ये पक्का अधिकतर पूछा जाता है। W.M. एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट। सबसे पहले इनकी पुस्तक भी आप जान लीजिए, फिर उसके बाद इनका नाम भी जान लीजिए जिससे आप भूले ना। जिसका पूरा नाम, इनके बुक का पूरा नाम क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड है। इतना ही याद रखिए, ग्रीन डेवलपमेंट उसके बाद इन्वायरमेंट, तो आप भूलेंगे नहीं, एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1990 में। तो इसको किसने लिखा? W.M. एडम्स ने। हरित विकास के लेखक यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? W.M. एडम्स। और पहला संस्करण कब हुआ? 1990 में। अब देखिए सौर विकिरण क्या होता है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जल चक्र में सौर विकिरण कहाँ होता है? जल चक्र में। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ में सीधे जल का ऊर्ध्वाधर पतन होता है। किसमें होता है? बर्फ में। बर्फ में सीधे जल का ऊर्ध्वाधर पतन होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में होता है। हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। जल चक्र कहाँ होता है? हाइड्रोस्फीयर में। अगर पूछ ले कि जल चक्र होता कहाँ है तो हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है जल चक्र। सौर विकिरण कहाँ होता है? जल चक्र में होता है। ठीक है। यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। जल का वाष्पीकरण करता है कौन? करे जल चक्र को। सौर विकिरण जो है जल चक्र को चालित करता है और उसका वाष्पीकरण करता है। बर्फ में सीधे जल का ऊर्ध्वाधर पतन होता है। और जल चक्र कहाँ होता है? हाइड्रोस्फीयर में होता है। जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है हाइड्रोस्फीयर में। ठीक। जल चक्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, इससे आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। और पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किस लिए की गई और किसने की, तो ये सबसे पहले इसका स्थापना 1958 में हुआ। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में इसे किया गया है। इसकी स्थापना किसके रूप में? केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में। और किससे संबंधित? वाटर सप्लाई सीवरेज प्लान और जो औद्योगिक प्रदूषण होते हैं उनसे जो बीमारियां होती हैं उसके रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई है। ठीक है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कितनी है? 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ हैं? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई। 5 जगह हैं। चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन काम करता है ये? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। तो इससे 4-5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। कहाँ? रियो डी जनेरियो, जो कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में हुआ था। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जनेरियो में जो ब्राज़ील में ही किया गया, जिसका शीर्षक था रियो +20 था। 2 बार हुआ। पहला हुआ है रियो डी जनेरियो जो कि ब्राज़ील में है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फिर 2012 में भी यहीं पर ही हुआ था और इसका शीर्षक क्या था? रियो 20।
ठीक है। वायु क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3-4 गैसें हैं, इसको याद कर लेंगे तो ये ऑप्शन में पूछते ज़रूर हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण में पाया जाता है। ठीक है, गैसों का यह मिश्रण में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन कितना है, 78% है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस रहती है, नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रहती है, 0.038%। इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी रहती है, उपस्थित नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑर्गन 0.93%। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। अब अगला देखिए, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड, जो पृथ्वी का कार्बन चक्र है उसको कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से मिलता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसके अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं, और सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। यह कहाँ जाता है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में जाके मिलता है। प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, ज्वालामुखी जब विस्फोटित होती है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जैसे कोयला जलता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इतिहास से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती हैं, कहाँ पहुँचती हैं, पृथ्वी के कार्बन चक्र में। ठीक है, पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण को जो नुकसान करता है उससे क्या कहा जाता है, पर्यावरण अपकर्ष। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण अपकर्ष कम होता है, मानव पर्यावरण का नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से आज हम लोग कोरोना के संकट से उबर नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उबर जाएंगे। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा जरूर करनी चाहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।